हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वन शॉर्ट लेक्चर 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। छोटा सा चैप्टर है लेकिन मैं इसको इतने अच्छे से समझाऊंगी कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे थ्योरी का चाहे न्यूमेरिकल का, आप वो मिस नहीं करोगे। मैं ट्रेडिशनली वैसे नहीं कि बस पूरा डेफिनेशन लिख दिया और डेफिनेशन समझा दिया। मैं ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में जो आप इतनी सारी 8 अलग-अलग डेफिनेशंस पढ़ते हो, उनको याद कैसे किया जाएगा। मैं ये बताऊंगी कि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको सॉल्व करने के क्या सबसे बेस्ट तरीके हैं, क्या बेस्ट स्टेप्स हैं, क्या याद करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो जल्दी से वीडियो को करेंगे स्टार्ट, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में ही मैं बताने वाली हूँ कि इसके न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से कि कभी कोई न्यूमेरिकल गलत ना हो। ठीक है, अगर ये मेरे खुद के जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये सारे नोट्स मैंने खुद बनाए हैं आपके लिए। अगर ये मेरे नोट्स चाहिए आपको तो आप टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से नोट्स ले सकते हो। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है जहां पर मैं खुद हर रोज 2 एमसीक्यूज आपके लिए पोस्ट करती हूँ। उसके बाद अगले दिन एमसीक्यूज का आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन वो भी पोस्ट करती हूँ, तो वो जरूर फॉलो करना, क्योंकि हर रोज जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो ना जस्ट आपकी बोर्ड्स जिसमें 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, प्लस आपका सीयूईटी दोनों की तैयारी कराएगा। ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज ही मोस्टली मैं पोस्ट करती हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपके जो अकाउंट्स के टीचर है संयम भयाना सर, हमारे चैनल पे आपको अकाउंट्स की भी सारी वीडियोस देते हैं। ही इज ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी एंड सर के अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 थे। इनफैक्ट 12th क्लास में इनका 100% स्कोर था। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहली चीज बेटा, जो इस चैप्टर में आप पढ़ते हो, मेजरली आप इस चैप्टर में टोटल 8 अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ते हो। अभी तक आपने पहले चैप्टर में करा होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, उसके बाद दूसरे चैप्टर में आपने पढ़े होगी बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन, जैसे कि डिप्रिसिएशन क्या होती है, एनएफआईए क्या होता है, एनआईटी क्या होता है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, उनकी डेफिनेशन आपने पढ़ी। अब देखो, ये जो वर्ड्स आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे, इन्हीं वर्ड्स की मदद से हम हमारी नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम का बेसिकली क्या मतलब होता है कि मेरे देश में, पूरे देश भर में एक साल में कितनी इनकम जनरेट हुई है, ये मेरी नेशनल इनकम है। ठीक है, पर हम सिर्फ और सिर्फ नेशनल इनकम नहीं फाइंड आउट करते, हम उसके अलावा 8 अलग अलग तरीके की चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नेशनल इनकम। अब ये जो सारी चीजें हैं, ये नेशनल इनकम से बहुत छोटे पॉइंट्स पे डिफरेंशिएट होती है। मेजरली 3 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे। सबसे पहला मेरे पास यहाँ पे आता है पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, वो होता है हमारा डेप्रिसिएशन। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन मेरे पास आता है हमारा एनआईटी, और तीसरा मेरे पास आता है एनएफआईए। ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस होते हैं। अगर तुमने ये नहीं देखा, प्लीज आई सजेस्ट पहले चैप्टर नंबर 2 देखना, वहां पे मैंने इन तीनों का मतलब समझाया है, इन तीनों को एक्सप्लेन किया है। एंड मैं वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए आपको ये चीज समझा रही हूँ, क्योंकि जब तक आपने इनका मतलब नहीं समझा, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड चैप्टर 3, चैप्टर 4, यू कैन नॉट सॉल्व न्यूमेरिकल्स जब तक आप इनका मतलब नहीं समझोगे। ठीक है, एंड मैंने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में समझाया है, तो मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं समझाऊंगी। ठीक है, डिप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए, इन तीनों का मतलब, इनका फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, इनकी मदद से ही बेटा हम क्या करते हैं, 8 अलग अलग एग्रीगेट्स निकालते हैं। हमने ये पढ़ा था कि डिप्रिसिएशन अगर प्लस होगा तो उसका क्या नाम होगा, अगर माइनस होगा क्या नाम होगा, एनआईटी अगर प्लस होगा या एनआईटी अगर माइनस होगा तो उसका क्या अलग अलग नाम होगा, एनएफआईए अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो उसका क्या अलग अलग नाम होगा। तो आप देखो, यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 अलग अलग तरीके की चीजें बन सकती हैं। ठीक है, 2 इसके डिफरेंसेस हैं, 2 इसके हैं, 2 इसके हैं। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं कंबाइन करती हूँ तो मेरे पास 8 अलग अलग तरीके के एग्रीगेट्स बनते हैं। एग्रीगेट का सिंपल मतलब ये है कि 8 अलग अलग तरीके की, यू कैन से, नाम बनते हैं, 8 अलग अलग तरीके की चीजें निकल कर आती हैं। ठीक है, जैसे मैं एक बोल सकती हूँ ना कि एक लड़की है जो इंडियन है, जो हिंदू है, ठीक है, जो छोटे शहर से है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सिमिलरली एक चीज है जिसमें डिप्रिसिएशन एडेड है, जिसमें एनआईटी भी एडेड है, जिसमें एनएफआईए भी एडेड है,
सिमिलरली एक चीज ऐसी होगी जिसमें डिप्रिसिएशन भी नहीं है, एनआईटी भी नहीं है, एनएफआईए भी नहीं है, तो ये अलग अलग चीजें बन रही है हमारे पास, है ना, डिपेंडिंग अपॉन उसमें क्या एडिड है और क्या सब्ट्रैक्टेड है, और इन्हीं के बेसिस पे 8 अलग अलग चीजें बनाते हैं। तो वो चीजें कैसे बनाई जाएंगी, उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, और उनकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाएगी, और उनके फॉर्मूला के बेसिस पे, इन तीनों के फॉर्मूला के बेसिस पे वो 8 अलग अलग चीजों को कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्या मैंने बोला कि 3 चीजें हैं, ये तीनों अगर प्लस होंगी तो कुछ और बनेगा, ये तीनों अगर माइनस होंगी तो कुछ और बनेगा, ठीक है। तो ऐसे करके 8 अलग अलग चीजें हम बनाते हैं। अब ये चीजें कैसे बनेंगी, इन चीजों को बोला क्या जाता है, सबसे पहले इनको बोला जाता है एग्रीगेट्स। इनको क्या बोला जाता है, एग्रीगेट्स, ठीक है। नेशनल इनकम भी इन्हीं में से एक एग्रीगेट है, ठीक है। अब ये जो 8 एग्रीगेट्स हैं ये कैसे बनाए जाएंगे, इनका नामकरण कैसे किया जाएगा, इनका डेफिनेशन कैसे लिखा जाएगा, इनको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, ये इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये बात समझ आ गई है, ये पूरे चैप्टर की एक समरी थी, अगर ये समझ आ गई है तो सबसे पहले हम कुछ एक अक्षर, कुछ एक शब्द, उनका डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन याद करेंगे, ताकि इन 8 का अलग से डेफिनेशन हम बना सके। देखो ये जो 8 चीजें हैं, आपको इनमें से किसी का भी एक का डेफिनेशन पेपर में पूछा जा सकता है। ये जो 8 चीजें हैं, 8 एग्रीगेट्स हैं, इनमें से किसी भी एक का डेफिनेशन पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा भी जाता है। तो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस। पर ये तो बहुत मुश्किल चीज है कि 8 अलग अलग डेफिनेशन एक ही चैप्टर में, और एक लाइन के डेफिनेशन नहीं है, 3-4 लाइनों की डेफिनेशन है, ये तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द 8 डेफिनेशंस। आपको वो 8 डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। मैं उन डेफिनेशंस के कुछ एक वर्ड्स हैं, उनकी डेफिनेशन आपको याद कराऊंगी, और उनकी डेफिनेशंस को मिलाकर आप इन सब की डेफिनेशन बना पाओगे। मतलब समझाती समझाती हूं मैं आपको। अगर देखो, अब मैं फिर से एक बार लास्ट टाइम बोल रही हूँ कि अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा है तो प्लीज पहले जाके चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये चैप्टर आपको नहीं समझ आ रहा, अगर ये जो मैं बोल रही हूँ अगर ये नहीं समझ आएगा, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ये मत बोलना कि मैम ने ऐसा पढ़ाया समझ नहीं आया, उसका मतलब ये है कि तुमने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा। अगर चैप्टर 2 देखा है तो ही समझ आएगा जो अब मैं समझा रही हूँ। तो चैप्टर 2 में मैंने बोला था कि अगर डेप्रिसिएशन प्लस होगी किसी चीज में तो उसको ग्रॉस बोला जाएगा, अगर किसी चीज में से माइनस होगी तो उसको नेट बोला जाएगा। अगर एनआईटी किसी भी चीज में प्लस होगा तो उसको मार्केट प्राइस बोला जाएगा, अगर एनआईटी किसी भी चीज में से माइनस होगा तो उसको फैक्टर कॉस्ट बोला जाएगा। सिमिलरली अगर अगर एनएफआईए अगर एनएफआईए किसी भी चीज में प्लस होगा तो उसको नेशनल प्रोडक्ट बोला जाएगा, किसी भी चीज में से माइनस होगा तो उसको डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाएगा। ये हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ठीक है। इनका मतलब क्या था वो मैंने बताया था। अब हर जो 8 के 8 जो एग्रीगेट्स बनेंगे, उन 8 एग्रीगेट्स में से या तो कोई ग्रॉस होगा या तो नेट होगा, या तो कोई मार्केट होगा या फैक्टर कॉस्ट होगा, या डीपी होगा या एनपी होगा। तो यू डोंट नीड टू लर्न ऑल द 8 डेफिनेशंस सेपरेटली। आप ग्रॉस और नेट का मतलब याद कर लो, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का मतलब याद कर लो, डोमेस्टिक और नेशनल का मतलब याद कर लो, इनको तीनों को जोड़ के एक डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। आओ देखते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे सिंपल तो है ग्रॉस और नेट का। अगर किसी चीज में डेप्रिसिएशन एडेड है तो उसको ग्रॉस बोला जाता है। तो ग्रॉस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। खत्म हो गई बात। अगर किसी चीज में डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है तो उसको नेट बोला जाएगा। तो इट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन एडेड नहीं है। सही हो गई बात। आगे, अब दूसरा, अगर एनआईटी एडेड है तो मार्केट प्राइस, अगर एनआईटी एडेड नहीं है तो फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन के अंदर आपको इनका नाम ही लिखना है। देखो, मार्केट प्राइस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द मार्केट वैल्यू, या मार्केट प्राइस भी लिख सकते हो। इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म हो गई बात। मार्केट प्राइस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, खत्म बात। फैक्टर कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कितना आसान डेफिनेशन है, देखो कितना आसान है। फैक्टर कॉस्ट का क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब दो चीजें कॉमन है, पहली चीज है जो नाम है वो लिखना है, दूसरी चीज क्या लिखनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की डेफिनेशन में दो चीजें लिखनी है, पहली चीज तो इनका नाम ही, दूसरा नाम क्या लिखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो जब मैं ये चीज बोलती हूँ ना कि दूसरा क्या लिखना है, तो यू शुड रिपीट इट विद मी। आप वहां बैठे बैठे मेरे साथ बोलो, पहला क्या लिखना है, इनका नाम, दूसरा क्या लिखना है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक हो गई बात। तो फैक्टर कॉस्ट क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मेरे साथ बोलना है, ठीक है। तीसरा मार्केट प्राइस में क्या है, इट इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सही हो गई बात, चार डेफिनेशन हो गई याद, ठीक है। दो बची जो बड़ी बड़ी हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, पहले मेरे साथ डेफिनेशन पढ़ो, मैं भी पढ़ूंगी, आप मेरे साथ ऊंची ऊंची बोल के पढ़ोगे, घर वालों को पता चलना चाहिए ना, फोन में पढ़ाई कर रहे हो, गेम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो बोलो, इट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री irrespective of whether it is produced by normal resident or non-residents of a country। अब अगर आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो बस आप इतना लिख दो, ये जो आगे वाली चीज है ये अगर नहीं भी लिखोगे तो आपका काम चल जाएगा। सिंपल भाषा में बोला जाए, जो भी चीज मेरी डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हुई है वो मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएगा, फिर चाहे वो मेरे देश के लोगों ने प्रोड्यूस करी है या वो ऐसे लोगों ने प्रोड्यूस करी है जो मेरे देश के नहीं हैं, यानी कि जो नॉन रेजिडेंट्स है, चाहे उन्होंने मेरे देश में आके कुछ बनाया या मेरे देश के लोगों ने ही मेरे देश में कुछ बनाया, अगर वो मेरे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर बनी है तो वो मेरे डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। सही है बात। नेशनल प्रोडक्ट क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इसका इतना है। नॉर्मल नेशनल प्रोडक्ट कहता है कि भैया दुनिया में कहीं भी बना है, अगर मेरे लोगों ने बनाया है तो वो मेरे नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है कि अगर मेरी बाउंड्री के अंदर बना है, फिर चाहे वो किसी ने भी बनाया हो, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लो। देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, पहला ऑप्शन हो सकता है कि वो इंडिया के अंदर बना, ठीक है। हम नीचे कहीं अच्छे से इसको लिखते हैं, देखो यहाँ देख, तो यहाँ लिखते हैं हम हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट है वो इंडिया में बना, इन इंडिया। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट बना वो आउटसाइड इंडिया बना, ठीक है। इन दोनों ही केस में दो ऑप्शन हो सकते हैं, बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स, हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया, या फिर बाय नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है। अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन है या नहीं है ये चैप्टर 2 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा, हमने चैप्टर 2 में ये पढ़ा था। अगर बाहर इंडिया के बना है वो भी हो सकता है बाय इंडियन नॉर्मल रेजिडेंट्स, या फिर बाय नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या बोलता है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है कि अगर इंडिया के अंदर सामान बना है, फिर चाहे वो इसने बनाया हो फिर चाहे वो इसने बनाया हो, ये पूरे का पूरा ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। देखो नॉर्मल रेजिडेंट कौन है, जो मेरे देश के अंदर रह रहा है पिछले 1 साल से। नॉर्मल रेजिडेंट कौन नहीं है, जो पिछले एक साल से मेरे देश के अंदर नहीं रह रहा, किसी और देश में रह रहा है। तो अगर सामान इंडिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ, फिर चाहे वो मेरे रेजिडेंट्स ने बनाया या बाहर से कोई आए, है ना, बाहर से टूरिस्ट आते हैं ना, बाहर से लोग आते हैं ना इंडिया में, उन्होंने आके मेरे देश में कुछ बनाया, कुछ बेचा। अगर मेरे देश के अंदर सामान बनाया गया है, फिर चाहे वो किसी भी इंसान ने बनाया हो, अगर बाउंड्री मेरी ही तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मेरा, अगर बाउंड्री मेरी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी मेरा। पर नेशनल प्रोडक्ट ऐसा नहीं बोलता, नेशनल प्रोडक्ट बोलता है, नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, इट फोकस ऑन पीपल। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करता है, इट फोकस ऑन बाउंड्री।
ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहता है अगर बाउंड्री मेरी तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट मेरा, बनाया किसी ने भी हो। पर नेशनल प्रोडक्ट क्या बोलता है, बाउंड्री किसी की भी हो, अगर लोग मेरे तो नेशनल प्रोडक्ट मेरा। अगर मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया है, अगर सामान मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया है, हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, अगर सामान मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया है, फिर चाहे वो इंडिया में बनाया हो, फिर चाहे वो इंडिया के बाहर बनाया हो, फिर चाहे वो इंडिया में बनाया हो, फिर चाहे वो इंडिया के बाहर बनाया हो, अगर सामान मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया है तो वो मेरी नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। अगर मेरे लोगों ने बनाया है, कहीं भी बनाया हो, इंडिया के अंदर बनाया हो, इंडिया के बाहर बनाया हो, अगर मेरे लोगों ने बनाया है, मेरे लोग मतलब मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने अगर बनाया है, तो वो मेरी नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो मेरे नेशनल प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है, सामान मेरे घर के अंदर बना हो, किसी ने भी बनाया हो, मेरे घर के अंदर बना, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक हो गई बात। तो ये है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट का मतलब। अगर कुछ भी समझ नहीं आया है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप अभी के अभी मुझे डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, पर इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ये है हमारा बेसिकली मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेशनल प्रोडक्ट का, ठीक है जी। चलिए आगे, चले आगे, चले चले चले, कहा गया, चलो। तो हमारे पास अब देखो क्या क्या डेफिनेशंस आ गई। अब हमारे पास डेफिनेशंस आ गई ग्रॉस और नेट की, जो कि डेप्रिसिएशन के ऊपर बेस्ड है। हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ गई, ग्रॉस और नेट की आ गई, जो कि डेफिनेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो। हमारे पास डेफिनेशन आ गई डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट की। तो अगर मेरे लोगों ने बनाया, मेरे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने बनाया, दुनिया में कहीं भी, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, तो नेशनल प्रोडक्ट। अगर मेरी बाउंड्री के अंदर बनाया, किसी ने भी बनाया, मेरे रेजिडेंट्स ने या मेरे नॉन रेजिडेंट्स ने, मतलब जो मेरे घर के लोग नहीं है उन्होंने बनाया, if it is within the domestic boundary then it is considered, it is added in domestic product, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का सिंपल है, पहले इनका नाम, फिर क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, बोलो मेरे साथ, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हो गई डेफिनेशंस जो याद करनी पड़े, ठीक है। आई डोंट थिंक कुछ भी इसमें मुश्किल है। अगला मैंने साथ साथ टिप्स भी दिए, नोट्स के अंदर टिप्स लिखी हैं कि अगर लेक्चर भूल गए यहाँ से याद आ जाए। टिप क्या है, हमेशा इनको मिला के जब भी कोई डेफिनेशन बनाओगे तो डेफिनेशन में एक लाइन जरूर लिखनी है, वो क्या है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। डेफिनेशन में एक लाइन जरूर लिखनी है, हर डेफिनेशन में एक लाइन जरूर लिखनी है, वो क्या है, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अब बनाए एग्रीगेट्स, कितने एग्रीगेट्स बनने थे, 8। कितने एग्रीगेट्स बनने थे, 8, ठीक है। अब देखो एग्रीगेट्स कैसे बनेंगे। एक तो डेप्रिसिएशन के बेस पे बनेगा, या ग्रॉस होगा या नेट होगा। एक एनआईटी के बेस पे बनेगा, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। एक एनएफआईए के बेस पे बनेगा, या तो क्या कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट होगा या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। इन डिफरेंसेस के बेसिस पर हमारी डेफिनेशंस बनेंगी, ठीक है। अब जो डेफिनेशन बनेगी उसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, सबसे पहले उसमें लिखना होगा डेप्रिसिएशन के बारे में। सबसे पहले क्या लिखना होगा, डेप्रिसिएशन के बारे में। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, मैं तुम्हें नामकरण करना बता रही हूँ। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसका नामकरण करते हैं ना, कि लड़का है तो ऐसा होना चाहिए, हिंदू है तो ऐसा होना चाहिए। आप 3-4 चीजें देखोगे ना किसी का भी नाम रखने के पहले, है ना, कि अगर मुस्लिम है तो ऐसे नाम होंगे, हिंदू है तो ऐसे नाम होंगे, अगर लड़का है तो ऐसे नाम होंगे, अगर लड़की है तो ऐसे नाम होंगे, अगर इंडियन है तो ऐसे नाम होंगे, अगर बाहर का है तो ऐसे नाम होंगे। हम कुछ क्राइटेरियाज के बेसिस पे नाम रखते हैं ना बच्चे का, वैसे ही हम यहाँ पे नामकरण कर रहे हैं। अच्छा, जैसे होता है ना कि हमारा फर्स्ट नेम है फिर हमारा सरनेम आता है ना। अच्छा, मिडिल नेम भी होता है जिसमें पेरेंट्स का नाम लिखते हैं, है ना। ऐसे ही कई जगह पे पहले सरनेम लिखा जाता है फिर फर्स्ट नेम लिखा जाता है, जो हमारा यहाँ पे नाम होता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा नाम आगे कौन सा नाम पीछे। तो मैं वही नामकरण करना तुम्हें सिखा रही हूँ कि सरनेम कहाँ जाएगा, मिडिल नेम कहाँ जाएगा, फर्स्ट नेम कहाँ जाएगा, सबसे पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या, ये नामकरण करना सीख लो। तो सबसे पहले आप डेप्रिसिएशन के बारे में लिखोगे। डेप्रिसिएशन के बेस पे या तो कोई चीज नेट हो सकती है
या तो कोई चीज ग्रॉस हो सकती है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम हमारे बच्चे का क्या है, अबाउट डेप्रिसिएशन, या तो नेट होगा या तो ग्रॉस होगा। पहला नाम क्या बन गया, नेट या तो ग्रॉस। दूसरे नाम मिडिल नेम में हम क्या लिखेंगे, एनएफआईए के बारे में हम लिखेंगे, एनएफआईए के बारे में। तो वो या तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो सकता है या तो नेशनल प्रोडक्ट हो सकता है। मिडिल नेम में हम एनएफआईए के बारे में बताएंगे कि एनएफआईए एडेड है या एनएफआईए एडेड नहीं है। कैसे पता चलेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनएफआईए एडेड नहीं है, नेशनल प्रोडक्ट एनएफआईए एडेड है। ठीक है, अब ये हो गया, एक ही बचा एनआईटी। तो तीसरे नंबर पे हम एनआईटी के बारे में बताएंगे, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा या तो मार्केट प्राइस होगा। लेकिन इसको ऊपर नहीं लिखोगे, इसको पैरों में बिठाओगे, इसको नीचे लिखोगे। ठीक है, या तो फैक्टर कॉस्ट होगा उसको भी नीचे लिखोगे, या तो मार्केट प्राइस होगा उसको भी यहाँ पर नीचे छोटा सा लिखोगे। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एनएनपी बड़ा है, एमपी नीचे पैर में छोटा है। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, या तो नेट और ग्रॉस, डोमेस्टिक और नेशनल, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये बन गए हमारे नामकरण। हो गया कि नामकरण ऐसे होगा, सबसे पहले नेट या ग्रॉस आएगा, फिर डोमेस्टिक या नेशनल आएगा, फिर एफसी या एमपी आएगा नीचे पैर में। ठीक है, ऐसे कर करके आप मिक्स मैच करके टोटल 8 अलग अलग बच्चों के नाम बना सकते हो। ठीक है, 8 अलग अलग बच्चों के नाम बना सकते हो। देखो, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट, ग्रॉस नेट। ठीक है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नेशनल नेशनल, डोमेस्टिक डोमेस्टिक नेशनल नेशनल, फैक्टर कॉस्ट के 4, मार्केट प्राइस के 4। देखो, 4 में फैक्टर कॉस्ट आ रहा है, 4 में मार्केट प्राइस आ रहा है, 4 में ग्रॉस आ रहा है, 4 में नेट आ रहा है, 4 में डोमेस्टिक आ रहा है, 4 में नेशनल आ रहा है। ठीक है, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके 8 हमारे पास बनते हैं। ठीक है, और अब इनको पढ़ना कैसे है, अब शॉर्ट फॉर्म तो लिख दिया, नाम कैसे बोलेंगे, नाम कैसे बोलेंगे, देखो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर ये छोटा है ना, ये छोटा है ना, तो इससे पहले एक नाम जोड़ दो, एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट मार्केट प्राइस। तो डेफिनेट तो नाम को कैसे पढ़ा जाएगा, जी ग्रॉस डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, ये हो गया नामकरण। कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, आगे चलें, नामकरण हो गया हमारा। ठीक है, अगला टिप हमारे पास क्या है, अब बहुत बार क्वेश्चन बोलता है एनडीपीएफसी निकालो, एनएनपीएफसी निकालो, जीडीपीएमपी निकालो। वो तो आसान है, आपको पता है जीडीपीएमपी निकालना है, आपको पता है जीडीपीएमपी निकालना है। जीडीपीएमपी निकालने के लिए मतलब डेप्रिसिएशन प्लस होनी चाहिए, है ना, एनएफआईए उसमें नहीं होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, और एनआईटी भी उसमें होना चाहिए। अगर नाम दे दिया सीधा सीधा, फिर तो पता है ना कि ये तीनों चीजें ऐसे ऐसे होनी चाहिए, बात खत्म हो गई, कैलकुलेट करो, प्लस माइनस करो, आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन बोले नेशनल इनकम निकालो, तो इन 8 में से कौन सा बच्चे का नाम निकालना है, कौन सी चीज निकालनी है, वो नहीं पता। तो अगर क्वेश्चन बोले कि नेशनल इनकम निकालो, तो आपको एनएनपीएफसी निकालना है। मेरे साथ बोलोगे 4 बार, अगर क्वेश्चन बोले नेशनल इनकम निकालो, तो आप क्या निकालोगे, एनएनपीएफसी। क्या निकालोगे, एनएनपीएफसी। क्या निकालोगे, फिर से एनएनपीएफसी। तो नेशनल इनकम कौन से एग्रीगेट को बोला जाता है, एनएनपीएफसी। सिमिलरली अगर क्वेश्चन बोलता है डोमेस्टिक इनकम निकालो, तो क्या निकाल के आओगे, एनडीपीएफसी। क्या निकाल के आओगे, एनडीपीएफसी। बहुत बढ़िया। तो मतलब क्या है, अगर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक नहीं, चलो नेशनल देखते हैं क्योंकि यही पूछी जाती है मोस्टली। अगर क्वेश्चन बोले कि नेशनल इनकम निकालनी है, तो क्या निकाल के आओगे, बोलो मेरे साथ, एनएनपीएफसी। मतलब कि इसमें डेप्रिसिएशन क्या होगी, मेरे साथ बोलो, माइनस, एनपी है तो एनएफआईए क्या होगा, सोचो, प्लस, फैक्टर कॉस्ट है तो एनआईटी क्या होगा, सोचो, माइनस। ये हो गई चीज, समझ आ गई चीज। तो एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। अब नामकरण हो गया, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म समझ आ गया। डेफिनेशंस के लिए मैंने 4 8 उन सभी की डेफिनेशन बताई, नेट ग्रॉस वगैरह की, वो हो गया। उन सबको जोड़ के डेफिनेशन बनानी कैसे है, अब ये सीखते हैं। अब नामकरण तो पता चल गया ना, अब नामकरण तो पता चल गया ना कि पहले एन फिर डीपी फिर एफसी। डेफिनेशन कैसे लिखने, डेफिनेशन उल्टी, पहले एफसी फिर डीपी फिर एन,
डेफिनेशन उल्टी, पहले एफसी फिर एनपी फिर एन। तो डेफिनेशन आपको पीछे से शुरू करनी है। टू राइट द डेफिनेशन, लर्न द डेफिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वर्ड। सारे जो वर्ड बताए उनकी डेफिनेशन याद करो फ्रॉम पेज नंबर 1 एंड कंबाइन देम, और उन सबको कंबाइन कर दो। पर यहाँ पर टिप क्या होगी बेटा जी, टिप लिखी है मैंने, लिखी है, स्टार्ट राइटिंग द डेफिनेशन फ्रॉम द लास्ट वर्ड। पीछे से शुरू करो डेफिनेशन लिखना। जैसे कि जीडीपी एमपी में पहले डिफाइन करो एमपी को, फिर डिफाइन करो डीपी को, और फिर डिफाइन करो ग्रॉस को। ठीक है, तो सबसे पहले किसको डिफाइन करें, फैक्टर कॉस्ट को। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डेफिनेशन तो बहुत आसान था, पहले नाम लिख दो उसका, फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिख दो। सो एफसी क्या है, इट इज, देखो एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू पहले एफसी का डेफिनेशन, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गया एफसी का डेफिनेशन। अब आ जाओ डीपी की डेफिनेशन पे। डीपी क्या था, मेरे घर के अंदर बना हो, किसी ने भी बनाया हो, मेरे घर के अंदर बना हो, किसी ने भी बनाया हो, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, इररिस्पेक्टिव वो नॉर्मल रेजिडेंट ने बनाया या नॉन रेजिडेंट ने बनाया, हो गई बात। फिर विद इन एन अकाउंटिंग ईयर तो लिखना है, मैंने बोला था ना हर डेफिनेशन में ये लाइन जरूर लिख देना, पहले पेज का टिप, विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। और फिर नेट है तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, खत्म बात। फिर से एफसी क्या है, सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एनपी क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री एनीवेयर इन द वर्ल्ड। फिर ये वाली लाइन, और फिर ये। सही हो गई बात, समझ आ गई बात। अगर यहाँ पे कोई भी डाउट है अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछो, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो, एक बार थोड़ा सा पीछे करके सुन लो। अगर समझ आ गया तो अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज अभी के अभी लिखकर बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होगी। जो सही डेफिनेशन होगी उसको मैं पिन करूंगी, उसको मैं बताऊंगी कि हाँ ये डेफिनेशन सही है। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको बताई है कैसे कैसे होनी चाहिए। जीडीपी एमपी का डेफिनेशन आप लोग अभी के अभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। चले आगे, तो नामकरण हो गया, डेफिनेशन हो गई, कैलकुलेशन पे आ जाते हैं, फॉर्मूला पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी चीज में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे, तो उसका नाम क्या बन जाएगा, ग्रॉस। किसी भी चीज में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे उसका नाम क्या बन जाएगा, नेट। फिर से अब मेरे साथ बोलो, इफ डेप्रिसिएशन इज एडेड तो नाम क्या होगा, ग्रॉस। इफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड तो नाम क्या होगा, नेट। ठीक है, इफ डेप्रिसिएशन इज एडेड, ग्रॉस, इफ डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड, नेट। ठीक है, अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की बात करते हैं। तो किसी भी चीज में इफ एनआईटी इज एडेड, किसी भी चीज में एनआईटी इज एडेड, तुम्हें प्लीज हर बार मेरे साथ बोलना है, जैसे लाइव क्लास में टीचर के साथ बोलते हो। मम्मी को पता चलना चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। इफ एनआईटी इज एडेड, अगर एनआईटी ऐड हो रही है किसी भी चीज में तो मार्केट प्राइस। इफ एनआईटी इज सब्ट्रैक्टेड, किसी भी चीज में एनआईटी अगर ऐड नहीं है, अगर एनआईटी माइनस है तो क्या बोलोगे, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, एक ऐसी चीज जिसमें एनआईटी एडेड नहीं है। मार्केट प्राइस क्या है, एक ऐसी चीज जिसमें एनआईटी एडेड है। बढ़िया हो गई बात। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी प्लस करोगे तो मार्केट प्राइस आ जाएगा, मार्केट प्राइस में से एनआईटी माइनस करोगे फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे ये जो फॉर्मूलाज है प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सुन के मत छोड़ना। अगर ये फॉर्मूलाज नहीं हुए तो जो अगले चैप्टर के क्वेश्चन है वो भी नहीं होंगे। और नेशनल इनकम का कम से कम 4 से 5 नंबर, कम से कम कह रही हूं मैं, 4 से 5 नंबर का न्यूमेरिकल आना पक्का है, गारंटेड है। अगर ये फॉर्मूला नहीं हुए याद, अगला चैप्टर भूल जाओ, करके ही मत जाना। अगर ये नहीं हो रहा ना वो तो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इनको सिर्फ सुन के छोड़ना नहीं है, इनको साथ के साथ अभी के अभी लिखना है नोट्स में अपने। ठीक है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दिया जाए एनआईटी, नाम क्या बनेगा, बोलो, मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस में माइनस कर दिया जाए एनआईटी, नाम क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, आगे चले। अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में एनएफआईए को प्लस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, नेशनल प्रोडक्ट। अगर किसी भी चीज में एनएफआईए को माइनस कर दिया जाए तो क्या बनेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, एनएफआईए का फॉर्मूला क्या है, फीफा माइनस फीटा, पिछले चैप्टर में ये करवाया था।
एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। एनएफआईए का मतलब क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा का मतलब क्या होता है और फीटा का मतलब क्या होता है? फीफा का मतलब होता है फैक्टर, यहीं से देख लो बस। फीफा में क्या होता है? फीफा में ये नेट वाला वर्ड तो होता नहीं है, ये होता नहीं है। FIFA, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बोलो मेरे साथ, फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा क्या है? नेट तो होगा नहीं, एन तो है नहीं इनमें, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो अगर नेट आ गया इसका मतलब कैलकुलेशन पहले ही हो चुकी है, आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर नेट वाला वर्ड आगे आ गया तो मतलब ऑलरेडी फीफा माइनस फीटा का फॉर्मूला लग चुका है, ये फॉर्मूला लगा के ही तो ये निकाला है, तो आपको दोबारा से फीफा माइनस फीटा करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 2, अगर एनएफआईए नहीं दे रखा तो फीफा माइनस फीटा करके एनएफआईए निकालना पड़ेगा। सही हो गई बात। नंबर 3, अगर सिर्फ फीफा दे रखा है, फीटा नहीं दे रखा, तो क्या करना है? या अगर सिर्फ फीटा दे रखा है, फीफा नहीं दे रखा, तो क्या करना है? तो जो भी चीज नहीं दे रखी उसको जीरो अज्यूम करना है, उसको जीरो अज्यूम करना है। तो 3 केस मेरे पास बनेंगे, कहाँ लिखें कहाँ लिखें, यहां लिख लेते हैं। 3 केस मेरे पास बनेंगे। पहला केस है मुझे एनएफआईए दे रखा है, तो मुझे फीफा माइनस फीटा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरा केस क्या बनेगा? एनएफआईए नहीं दे रखा, तो मुझे फीफा माइनस फीटा करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर तो दोनों ही दे रखे हैं, अगर तो दोनों ही दे रखे हैं, अगर दे रखा है कि फीफा है 10, फीटा है 5, तो एनएफआईए कितना होगा? 10 माइनस 5, 5। अगर मुझे दे रखा है फीटा, सॉरी, अगर मुझे दे रखा है फीफा और फीटा नहीं दे रखा, तो एनएफआईए कैसे निकलेगा? 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। सही हो गई बात, सही हो गई। अगर मुझे दे रखा है सिर्फ फीटा, फीफा नहीं दे रखा, तो क्या करूंगी? फीफा को 0 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। ठीक हो गई बात। तो अगर तो एनएफआईए ही दे रखा है फिर तो कैलकुलेट करो हिम्मत, अगर एनएफआईए नहीं दे रखा तो कैलकुलेट करो। दोनों दे रखे हैं तो ऑब्वियसली दोनों को लोगे, अगर कोई एक दे रखा है उसको ले लो, दूसरे को जीरो अज्यूम कर लो। सेम चीज एनआईटी के साथ भी करनी है। आई होप वो समझाने की जरूरत नहीं होगी, अभी तक ये समझ आ गया होगा। एनआईटी कैसे निकाला जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स, अगर एनआईटी दे रखा है तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एनआईटी नहीं दे रखा तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी का। अगर ये दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 10, सब्सिडी दे नहीं रखी, सब्सिडी दे नहीं रखी, तो एनआईटी कैसे निकलेगा? 10 माइनस 0 इक्वल टू 10। अगर सिर्फ सब्सिडी दे रखी है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, तो एनआईटी कैसे निकलेगा? कितना आएगा बताओ मुझे? 0 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 10। सही हो गई बात। तो जो नहीं दे रखा उसको ढूंढो मत, ठीक है। जो दे रखा है उसको सबको 2 बार पढ़ो, 2 बार देखो कि क्या दे रखा है। जो नहीं दे रखा उसको छोड़ दो, उसको जीरो अज्यूम कर लो, छोड़ दो, बस बात हो गई खत्म, ठीक है। तो एनएफआईए का नाम क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा क्या है? नेट हटा दो, अगर नेट वाला वर्ड नहीं दे रखा तो मतलब कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फीफा क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीटा क्या है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनआईटी क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। फिर से अगर वर्ड आ गया नेट तो कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वर्ड नेट वाला नहीं है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स है तो उसमें से सब्सिडी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, देखो अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो एनआईटी किसके बराबर है? एनआईटी बराबर है नेगेटिव सब्सिडी के साथ। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा, अगर ये 0 है, तो एनआईटी किसके बराबर है? माइनस ऑफ सब्सिडी से, ठीक है। एनआईटी
इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सब्सिडी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा तो सब्सिडी माइनस के बराबर है, अगर सब्सिडी नहीं दे रखी तो एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, चलें आगे। आई होप ये चीज समझ आ गई। फिर से अगर कोई भी डाउट है टाइम स्टैम्प के साथ अभी के अभी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई विल आंसर। ठीक है, अच्छा टिप्स मैंने फिर से वही लिख रखी है। नेगेटिव नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज कॉल्ड एज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझाती हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले आप कुछ टिप्स याद रख लो, कुछ पॉइंट्स याद रख लो। जो मैंने अभी बोला कि मैंने ये बोला कि NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। ठीक है, अगर फीफा है 10, फीटा है 5, तो NFIA कितना आ गया? 5 पॉजिटिव। तो NFIA ही कहलाएगा, ये कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या कहलाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। पर अगर मैं केस उल्टा कर दूं, अगर मैं बोलूं फीफा है 10 और फीटा है 15, तो अब आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा -15। तो ये दो तरीके से आपके पेपर में दिया हो सकता है। ये जो चीज है ये दो तरीके से आपके पेपर में दे रखी हो सकती है। या तो सीधा दे रखा होगा कि NFIA इज इक्वल्स टू -15। ठीक है, या फिर दे रखा होगा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इक्वल टू 15। समझ रहे हो? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है, ये टू अब्रॉड लिखा है। अगर फ्रॉम अब्रॉड लिखा है तो वो -15 लिख रखा होगा, लिख रखा होगा और -15 के साथ ही सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पर अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड लिखा हुआ तो वो प्लस का 15 लिख रखा होगा, उसको खुद से आपको -15 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यू हैव टू सी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है या टू अब्रॉड लिखा है, क्योंकि इतने बड़े नाम में छोटे से अक्षर का फर्क है, इतने बड़े नाम में छोटे से एक अक्षर का फर्क है, जो मोस्ट ऑफ द बच्चों को मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दिखता एंड मोस्ट ऑफ द बच्चे इसकी वजह से पूरा फाइनल आंसर गलत करके आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि क्वेश्चन ने क्या लिख रखा है। तो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 15, इसका मतलब आपको -15 लेकर सारी कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, सो -NFIA का क्या मतलब है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो फीटा है वो फीफा से ज्यादा है, जो फीटा है वो फीफा से ज्यादा है। ठीक है, अगर -NIT है, इसका क्या मतलब है कि जो सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा है, और माइनस का जो NIT है वो नेगेटिव ऑफ सब्सिडीज के बराबर होगा। सॉरी, जो NIT है वो नेगेटिव ऑफ सब्सिडीज के बराबर होगा अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा। देखो क्या बोला मैंने, इग्नोर व्हाट इज नॉट गिवन, जो नहीं दिया हुआ उसको इग्नोर कर दो, जो दे रखा है कंसीडर ओनली व्हाट्स गिवन, जो दे रखा है सिर्फ उसको कंसीडर करो। मतलब अगर आपको NIT कैलकुलेट करना है तो आपको टैक्स भी चाहिए, सब्सिडी भी चाहिए, लेकिन अगर टैक्स नहीं दे रखा तो टैक्स को 0 मानो। NIT कैसे निकालोगे? 0 माइनस सब्सिडी इक्वल टू माइनस का सब्सिडी। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दे रखा उसको 0 मान लो, सब्सिडी अगर 10 दे रखी है तो NIT कैसे निकलेगा? 0 माइनस 10, यानी NIT कितना आ जाएगा? माइनस का 10। ठीक है, अच्छा सेम इज ट्रू फॉर NFIA। ये चीज NFIA के लिए भी ट्रू है कि अगर फीफा नहीं दे रखा, अगर ये 0 है तो फीटा कितना आ जाएगा? फीटा कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ठीक है, अगर फीफा नहीं दे रखा, ठीक है, अच्छा ये यहाँ पे -5 आना था, चलो पहले अगर फीफा नहीं दे रखा तो फीटा कितना आ जाएगा? माइनस का 50। ठीक है, चलो अगली चीज ये जो पॉइंट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको गांठ बांध के अगर रख लोगे, अगर इसको पढ़ लोगे, समझ लोगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। अगर इसको नहीं समझा
तो मेरी गारंटी है तुम नंबर नहीं ले पाओगे पेपर में, नेशनल इनकम में नंबर कटवा के आओगे। ये पॉइंट क्या बोलता है? ये पॉइंट बोलता है लर्न डिफरेंट नेम्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हर चीज का अलग अलग नाम होगा, एक नहीं कई सारे होंगे। हर चीज की कुछ ना कुछ अलग आइटम दे रखी होगी, एक नहीं कई सारी होंगी। एंड यू डोंट नो पेपर क्या पूछेगा, यू डोंट नो। हम टीचर्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मेजॉरिटी सब कुछ आपको करवा के भेजेंगे, पर फिर भी सीबीएसई एक ना एक ऐसी चीज डाल सकता है जो ना आपने पहले देखी हो ना हमने देखी हो, कुछ ना कुछ वो ऐसा डाल सकता है। तो क्या किया जाए? तो इसका एक ही तरीका है, वो क्या है कि प्रैक्टिस करो और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर बार क्वेश्चन में कोई नया नाम देखने को मिलेगा, कोई नई चीज, कुछ नया एलिमेंट, कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने बताया फीफा और फीटा वाला, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड वाला, बता तो मैंने दिया, दिमाग में तुम्हारे रहेगा? नहीं रहेगा। जब 4 बार क्वेश्चन में आएगा ना नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और 4 बार जब गलती करोगे फिर याद रहेगा कि अच्छा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होगा, ठीक है, तब याद रहेगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो जब भी कोई नया नाम मिले, कोई नई आइटम मिले, कुछ भी मिले, उसको साथ के साथ अपने नोट्स में लिख लो। जहां भी इस चैप्टर के नोट्स बनाओगे उसके पीछे 2 पेज खाली छोड़ देना, उन 2 पेजेस में लिखते रहना जहां भी कुछ नया मिले। जैसे डेप्रिसिएशन, कभी भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन नहीं लिखेगा, क्वेश्चन क्या लिखेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। क्वेश्चन क्या लिखेगा? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो यू हैव टू सी क्वेश्चन ने क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। और ये सिर्फ प्रैक्टिस के साथ आएगा। प्रैक्टिस करते जाओ, जो भी मिलता जाए उसको नोट्स के अंदर लिखते चले जाओ, नोट्स बनाते चले जाओ, नोट्स को पढ़ते जाओ, याद करते जाओ, पेपर देके आ जाओ, फुल मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, कोई तुम्हारा गारंटी नहीं ले सकता मार्क्स का, ठीक है। चले लास्ट पोर्शन पे, विच इज हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन। ये मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। अब एक चीज याद रखना, सबसे पहली चीज पेपर में जाके ये देखना कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 का है या अगले चैप्टर नंबर 4 का है। तो अगर तो क्वेश्चन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाने को बोले जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, अगर तो कोई वो मेथड लगाना हो, फिर वो अगले चैप्टर का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है। पर अगर उनमें से कोई भी एक फॉर्मूला नहीं लगाना तो वो इस चैप्टर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन सिर्फ एनआईटी, एनएफआईए और डेप्रिसिएशन, अगर सिर्फ और सिर्फ इनका कैलकुलेशन करना है, इनका एडजस्टमेंट करना है, तो वो चैप्टर 3 का क्वेश्चन है और उसको ऐसे सॉल्व करना है जैसे मैं बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमेशा तुम्हें 2 एग्रीगेट्स दे रखे होंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तुम्हें 2 एग्रीगेट्स दे रखे होंगे। एक एग्रीगेट उसका अमाउंट दे रखा होगा, दूसरा निकालने को बोला जाएगा। एक एग्रीगेट का अमाउंट दे रखा होगा, दूसरा निकालने को बोला जाएगा। ये दोनों एग्रीगेट्स को पकड़ो और एक को एलएचएस पे लिख दो, दूसरे को आरएचएस पे लिख दो। एक को लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, दूसरे को राइट हैंड साइड लिख दो। अब देखो कि इन दोनों में डिफरेंसेस कितने हैं। इंग्लिश पढ़नी आती है तो डिफरेंसेस ढूंढो कि इंग्लिश के कौन से डिफरेंसेस हैं। क्या एन और जी सेम है? अलग अलग अक्षर है, डिफरेंस तो होगा। एन और जी मतलब नेट और ग्रॉस, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। क्या डीपी और एनपी सेम लग रहे हैं? इंग्लिश तो आती है नहीं, गलत है, अलग है, तो क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? एनएफआईए। क्या एफसी और एमपी सेम है? नहीं है, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा? एनआईटी। समझ आ गई बात? तो जितने डिफरेंसेस हैं उतने एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। अगर मैं तुम्हें दे दूं एनडीपी एफसी और जीडीपी एमपी, देखो कितने डिफरेंसेस हैं। क्या नेट और ग्रॉस सेम है? नहीं, करना पड़ेगा। डीपी और डीपी सेम है? सेम है, इसको कुछ नहीं करना। क्या ये एफसी और एमपी सेम है? नहीं है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। 2 डिफरेंसेस मिले, 2 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। 3 डिफरेंसेस मिले, 3 एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक डिफरेंस मिला तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट करनी होगी। तो कितने डिफरेंस हैं? 3 है। एडजस्टमेंट कितनी लगेगी? 3 लगेगी। कौन सी? डेप्रिसिएशन, एनएफआईए, एनआईटी। समझ आ गई यहां तक? अब तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा, क्या डेप्रिसिएशन प्लस होगा या माइनस, क्या एनआईटी प्लस होगा या माइनस, एनएफआईए प्लस होगा या माइनस। खुद से देखो। इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, सब्सिडी दे रखी है, क्या दे रखा है?
फीफा फीटा क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो नहीं दे रखा, खुद से ढूंढो और फिर एडजस्टमेंट करते चले जाओ। तो एनडीपीएफसी अगर निकालना है जीएनपी एमपी से तो ग्रॉस से नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, एनपी से डीपी पे जाना है, एनएफआईए माइनस होगा, एमपी से एफसी पे जाना है, एनआईटी भी माइनस होगा। तीनों चीजों को माइनस किया जाएगा। एनआईटी कैसे निकला, एनआईटी कैसे निकला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी 700 एनआईटी आ गया। एनएफआईए दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो हमारा आंसर आ गया 6400 करोड़। तो सबसे पहले दोनों एग्रीगेट्स को, एक को लेफ्ट हैंड साइड एक को राइट हैंड साइड रखो, फिर ढूंढो डिफरेंस कितने हैं, जितने डिफरेंस होंगे उतनी एडजस्टमेंट्स होंगी, जितने डिफरेंस होंगे उतने एडजस्टमेंट होगी, एडजस्टमेंट कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आई बात। कोई भी डाउट है कुछ भी है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल ऑल्सो ब्रिंग डेडिकेटेड वीडियोस जहां मैं मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल करवाऊंगी, जहां मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। पर अभी हमारी वन शॉट सीरीज है तो इसके बाद हमारी वन शॉट का भी लेक्चर आएगा। ठीक है, चलो अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सारी प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सबको सेव करो, सबको फॉलो करो, सारे चैप्टर्स के वन शॉट लेक्चर्स भी देखो, डिटेल भी देखो, जो तुम्हें चाहिए सब मिलेगा। टेलीग्राम पे नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज मिलेंगे, हर जगह जाके फॉलो जरूर करना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।